रूल ऑफ 9 यूज, रूल ऑफ 9 कहां पर यूज करते हैं, रूल ऑफ 9 कहां पर यूज करते हैं, आंसर आपको बताना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। रूल ऑफ 9 पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, नाम तो सुना होगा रूल ऑफ 9 का, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए रूल ऑफ 9 क्या है। चलेगा, आंसर बताएगा। पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें एक्जिमा ट्रीटमेंट के लिए, सेकंड ऑप्शन है बर्न का डायग्नोसिस करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है यहां पर स्किन कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर स्किन डिजीज प्रिवेंशन के लिए। चलेगा, आंसर बताएगा। रूल ऑफ 9 कहां पर यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, रूल ऑफ 9 का यूज आपको बताना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, रूल ऑफ 9 कहां पर आप यूज करते हैं। ऑप्शन मैंने रिपीट कर दिया, फटाफट से आंसर देना है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, जनरली अगर अपन बात करें ना तो रूल ऑफ 9 जो यूज करते हैं वो आपके बर्न को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। बर्न पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करते हैं, रूल ऑफ 9 का यूज करते हैं। किसके लिए, ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बर्न डायग्नोसिस के लिए। अब रूल ऑफ 9 में क्यों चेक करते हैं, रूल ऑफ 9 इसलिए चेक करते हैं ताकि अपन चेक आउट कर सके कि बर्न कितना परसेंट हुआ, टोटल बॉडी सरफेस का कितना परसेंट आपका बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो चुका है, वो अपन चेकआउट करते हैं रूल ऑफ 9 से। आप कहेंगे कि सर रूल ऑफ 9 में क्या क्या आता है, तो मैं आपको बताऊं। टोटल 100% आपकी पूरी बॉडी है, टोटल 100% आपकी पूरी बॉडी है। उसके अंदर अगर अपन बात करें सबसे पहले हेड और नेक की, हेड और नेक की अगर अपन बात करें तो इसका टोटल अपन सरफेस मानते हैं 9%, याद रखेगा, टोटल सरफेस मानते हैं 9%, याद रखेगा। हेड और नेक की बात कर रहा हूं, हेड और नेक आपका 9% एरिया कवर करता है। उसके बाद आपका राइट अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करूं, राइट अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करूं तो आपकी दोनों राइट अपर एक्सट्रीमिटीज 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है, याद रखेगा। दोनों कितनी हो गई, 9 होती हैं। राइट और लेफ्ट दोनों मान के चलेगा, राइट और लेफ्ट, यानी राइट अपर एक्सट्रीमिटीज जो आपकी होती हैं वो कितनी हो जाती है, यहां पर 9 18 हो जाती है। कितना, 18% हो जाती है राइट अपर एक्सट्रीमिटीज, राइट अपर एक्सट्रीमिटीज और लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटीज, याद रखेगा। यानी अपर एक्सट्रीमिटीज दोनों 9% होती है, यानी टोटल कितनी हो जाती है, 18% हो जाती है। उसके बाद आपका एंटीरियर ट्रंक होता है, क्या होता है, एंटीरियर ट्रंक की बात करें तो आपका एंटीरियर ट्रंक होता है 18%। आपका पोस्टीरियर ट्रंक होता है आपका, ये भी होता है आपका 18%। पोस्टीरियर ट्रंक आपका कितना, 18%। और आपकी राइट और लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज, क्या, लोअर एक्सट्रीमिटीज, राइट एंड लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो ये आपकी दोनों होती हैं 18 और 18, 18% ये होती हैं। और आपका पेरिनियम होता है, आपका पेरिनियम होता है सिंगल 1%। चलेगा, ये टोटल परसेंटेज मिलकर आपका पूरा 100% बनाता है। देखिएगा 18 18 18 और 18 18, ये चलेगा, प्लस कीजिएगा एक बार से कितना बनता है, फटाफट से आंसर कैलकुलेट कीजिएगा। पूरा 100 तो हो गया ना, ज्यादा तो नहीं हो गया ना, बाद में आप कमेंट करेंगे सर आपने तो ज्यादा बता दिया। पूरा एक बार से कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल हो गया ना। सबसे पहले आपको 9 आपकी हेड और नेक करना है, 9 हेड और नेक करना है, यानी आपकी हेड और नेक कितना परसेंटेज कवर करती है, 9% कवर करती है। उसके बाद आपकी राइट और लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटीज है, ये 9 कवर करती है, यानी टोटल 18 कवर करती है। उसके बाद आपका एंटीरियर ट्रंक 18% कवर करता है। उसके बाद आपका पोस्टीरियर ट्रंक 18% कवर करता है। उसके बाद आपकी राइट एंड लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो ये 18% कवर करती हैं। और लास्टली आपका पेरिनियम है जो कि 1% कवर करता है। टोटल कितना हो जाता है आपका, टोटल कितना हो जाता है आपका 100%। इस तरीके से आप क्या करेंगे, बर्न पेशेंट को डायग्नोस कर पाते हैं। इसीलिए रूल ऑफ 9 कहां पर यूज किया जाता है, बर्न पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए काम में लिया जाता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। कौन सा पार्ट कितना परसेंटेज रहता है वो भी आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर आपको फ्लूइड ऑफ चॉइस भी पूछी जा सकती है।
आपकी एसेंशियल जो ड्रग है उसका पार्ट है ये। आपके बर्न पेशेंट है उसके अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा रखा जाता है, तो जनरली आपको याद होना चाहिए आरएल रखा जाता है, एनएस या आरएल, ठीक है। आरएल उसके अंदर बेटर माना जाता है कि आरएल लगाया जाता है, उसके बाद आप एनएस भी मान सकते हैं। चलिए आगे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आई डिजीज इज, देखिएगा फॉलोइंग ऑप्शन में से ढूंढना है आई डिजीज कौन सी है। बाकी सभी डिजीज अलग पार्ट करती है, लेकिन एक डिजीज है जो कि आई से रिगार्डेड डिजीज है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर स्टाई, सेकंड ऑप्शन है यहां पर गैस्ट्राइटिस, थर्ड ऑप्शन है ओटाइटिस मीडिया और फोर्थ ऑप्शन है स्कैबीज। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है आई डिजीज कौन सी है, फॉलोइंग ऑप्शन में से आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्टाई है जो कि आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, स्टाई है जो कि आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, जो कि जायज ग्लैंड होती है वहां पर इंफेक्शन हो जाता है, दैट इज स्टाई, ठीक है। तो स्टाई क्या है, आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक है, जीआईटी से रिगार्डेड है। ओटाइटिस मीडिया आपके ईयर से रिगार्डेड है और इसके बीच आपके स्किन से रिगार्डेड है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। सभी पार्ट के अलग अलग डिजीज कौन कौन से किस किस पार्ट से डिजीज रखती हैं, रिलेशन रखती हैं, वो आपको याद होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा, काफी इजी सा आपसे पूछा गया है, देखिएगा। कोजेज ऑफ ट्रेकोमा, ट्रेकोमा का कारण क्या है, ट्रेकोमा कौन कोज करता है, आंसर आपको बता रहा है फटाफट से। ट्रेकोमा आपने नाम सुना होगा, ट्रेकोमा, तो ये कौन करता है। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा ट्रेकोमा किससे रिगार्डेड, कौन सी आपके बॉडी सिस्टम से रिगार्डेड, कौन सी आपके बॉडी ऑर्गन से रिगार्डेड प्रॉब्लम है ट्रेकोमा। सबसे पहला काम तो ये बताइए, उसके बाद बताना कि उसको कोज कौन करता है, सबसे पहला काम तो बताइए आप। चलेगा, आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेगा। ट्रेकोमा सबसे पहला तो आपकी आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, क्या है जी, आपकी आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है ट्रेकोमा। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आई से रिगार्डेड प्रॉब्लम है ट्रेकोमा, याद रखेगा, भूलना नहीं है। उसके बाद अब बताएगा कि ट्रेकोमा को कोज करने वाला कौन सा है। पहला ऑप्शन है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, सेकंड ऑप्शन है हर्पीज जोस्टर वायरस, थर्ड ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस और फोर्थ ऑप्शन है क्लेमाइडियल ट्रेकोमा। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। आप कहेंगे कि सर सिमिलर सिमिलर मिल गए, आंसर हमें मिल गया सर ट्रेकोमा का, ट्रेकोमा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लेमाइडियल ट्रेकोमा जो है या क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस इसको कहते हैं, ये कोज करता है आपका ट्रेकोमा, ये कोज करता है आपका ट्रेकोमा। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेकोमा कोज करता है आपका क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस या ट्रेकोमा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ द कोर्निया, चलेगा आंसर बताइएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ कोर्निया, कोर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, चलेगा क्या होगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी आईज के अंदर कोर्निया जो पार्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा, पहला ऑप्शन देखेगा केरेटाइटिस, सेकंड ऑप्शन देखेगा कंजक्टिवाइटिस, थर्ड ऑप्शन देखेगा ग्लूकोमा और फोर्थ ऑप्शन देखेगा यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर आपको बताना है, अगर कोर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है तो हम क्या कहेंगे। चलेगा, जनरली अपन कहते हैं अगर कोर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो जनरली उसको कहते हैं केरेटाइटिस। क्या कहते हैं, जनरली उसको कहते हैं आप केरेटाइटिस। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्फ्लामेशन ऑफ द कोर्निया नोन एज केरेटाइटिस, याद होना चाहिए, आपको भूलना नहीं है। इन्फ्लामेशन ऑफ द कोर्निया दैट इज केरेटाइटिस। अगर कंजक्टिवाइटिस कहे तो कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन। अगर ग्लूकोमा कहे तो आईओपी का बढ़ना, इंट्राओकुलर प्रेशर का बढ़ना, ठीक है, और ऑल तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा केरेटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ दी कोर्निया, याद होना चाहिए, भूलना नहीं है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल से आपसे पूछा है, टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट एंड डॉक्सीसाइक्लिन यूज्ड फॉर द आई डिजीज, किस डिजीज के अंदर, आई की कौन सी डिजीज ऐसी है जिसके अंदर आपको टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट का यूज करना होता है और डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करना होता है। आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। किस डिजीज कंडीशन के अंदर टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट और डॉक्सीसाइक्लिन
ओरली यहां पर टेबलेट या कैप्सूल यूज कर सकते हैं। बताइए फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर है। टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट और डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं किस डिजीज के अंदर? आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है ट्रेकोमा, सेकंड ऑप्शन है कोरोनियल अल्सर, थर्ड ऑप्शन है किरेटाइटिस और फोर्थ ऑप्शन है रेड आई। चलिएगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। जनरली अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपन देखें, जनरली इस क्वेश्चन का अपन करेक्ट आंसर देखें ना तो काफी इंपोर्टेंट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिएगा। अगर हम टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट काम ले रहे हैं, अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन ओरली अपन काम में ले रहे हैं ना, तो ये जनरली अपन यूज करते हैं ट्रेकोमा के अंदर। जनरली अपन यूज करते हैं किसके अंदर? ट्रेकोमा के अंदर। याद रखिएगा टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो मेडिसिन होती हैं, जो ऑइंटमेंट और मेडिसिन होती हैं, वो जनरली अपन काम में लेते हैं ट्रेकोमा के अंदर। याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। ट्रेकोमा के अंदर काम में लिया जाता है, याद रखिएगा, भूलना मत, काफी इंपोर्टेंट है। तो टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट और डॉक्सीसाइक्लिन ओरली अपन यूज करते हैं ट्रेकोमा डिजीज के अंदर, जो कि एक आई रिलेटेड प्रॉब्लम है। याद रखना है, भूलना नहीं है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, रिने टनिंग फोर्क टेस्ट, रिने टनिंग फोर्क टेस्ट इज डन इन, किसके लिए टनिंग फोर्क टेस्ट किया जाता है? उम्मीद है सभी को याद होगा, सभी ने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। देखेगा डायग्नोसिस ऑफ ईयर डिसऑर्डर, सेकंड ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर, थर्ड ऑप्शन है स्किन डिजीज के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस डिसऑर्डर के अंदर। चलेगा टनिंग फोर्क जो काम में लिया जाता है वो किसके लिए? रिने और वेबर नाम सुना होगा आपने, रिने और वेबर टनिंग फोर्क जो टेस्ट काम में लिया जाता है किसके लिए किया जाता है? उम्मीद है सबने पढ़ा होगा, और सबने पढ़ा होगा तो सबको याद होगा, आंसर आपको याद होगा। फटाफट से आंसर लगाएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है सभी को याद है, जिसको याद नहीं है वो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा देखिए, अगर यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना 26 नंबर, तो टनिंग फोर्क जो काम में लिया जाता है वो ईयर की प्रॉब्लम के लिए, ईयर या हियरिंग को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ ईयर डिसऑर्डर यानी हियरिंग प्रॉब्लम को या हियरिंग को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है टनिंग फोर्क। रिने और वेबर टेस्ट यहां पर काम में लिया जाता है। याद रखिएगा, रिने और वेबर टेस्ट यहां पर काम में लिया जा सकता है। उम्मीद है समझ में आ गया, याद रहेगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार बना लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर बार बार पूछा जा रहा है, 2 से 3 बार ये पूछा हुआ है। फिर पहले बीपीसीसीएचएन का वहां पर इग्नू यूनिवर्सिटी में आप सबको पता है, आप कहते होंगे सर, आप बार बार कहते हैं कि प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर पूछा है, लेकिन हमने तो 4-5 पेपर उठाकर देख लिए, लेकिन उनमें से एक आध क्वेश्चन ही पूछा गया है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या रहा हूं, बीपीसीसीएचएन के अंदर पूछा हुआ है। इट मींस ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में ही पूछा है, जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं ना उनमें भी पूछा है। और थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव जो पेपर हो रहे हैं ना उनमें कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन आप देखिएगा, कंटिन्यूअसली उनमें विजिट कीजिएगा, चेक कीजिएगा उनमें क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे। इसलिए कहता हूं मैं, आपके बीपीसीसीएचएन के अंदर प्रीवियसली पूछे हुए क्वेश्चन है, जो जहां मैं कह दूं कि प्रीवियसली पूछे हुए क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे थ्योरेटिकल पेपर में पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे, लेकिन पूछे हैं। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियसली जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, उसके अंदर पूछा हुआ था, सिंपल सा एज इट इज क्वेश्चन पूछा था, कुछ भी चेंज नहीं किया था। एज इट इज क्वेश्चन था, फ्रैक्चर ऑफ लोअर रिब केग कैन कॉज द इंजरी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अगर लोअर रिब केग आपकी फ्रैक्चर हुआ है, लोअर रिब केग मतलब आपकी जो लोअर फसलिया है, मान के चलेगा आप सबको पता है ये आपकी स्टर्नम है, अगर ये आपकी फसलिया है, देखिएगा ये आपकी फसलिया है, अगर लोअर रिब केग में, इनके अंदर लोअर रिब केग के अंदर अगर फ्रैक्चर हुआ है ना, इनमें अगर फ्रैक्चर हुआ है ना, तो नीचे के जो ऑर्गन है उनमें से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट यहां पर होंगे? आंसर आपको देना है, पहले आंसर बताएगा फिर बात करेंगे। पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर कोलन, सेकंड ऑप्शन देखेगा यहां पर हार्ट, थर्ड ऑप्शन देखेगा यहां पर लीवर, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा यहां पर थायराइड। चलेगा आंसर बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से आंसर बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। और सभी से कहना चाहूंगा अभी आपके पास टाइमिंग है, सारी क्लासेस विजिट के लिए कर लीजिएगा। जीवन एजुकेशन पर जितनी भी क्लासेस अवेलेबल करवाई रखी है, सब एक बार से जरूर से विजिट कर लीजिएगा। जितना टाइम कम पड़ता है उतना टाइम आप उसको यूटिलाइज कर लीजिएगा। अगर वहां नहीं पढ़ना चाहते ना तो मत पढ़िए, मैं जबरदस्ती भी नहीं कहूंगा कि आपको जीवन एजुकेशन से ही पढ़ना है, नहीं, वहां नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन मॉड्यूल्स को उठाकर देख ले, या तो मॉड्यूल्स उठाकर देख ले या जीवन एजुकेशन के क्लासेस देख ले, एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है, दोनों में एक ही चीजें मोल्डेड करके अवेलेबल है।
या तो ब्लॉक उठा ले या जीवन एजुकेशन की क्लासेस देख ले, बस काम हो जाएगा आपका, आप बिल्कुल इजीली काम हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मॉड्यूल्स या तो मॉड्यूल उठाओ या फिर क्लासेस देखो, एक ही बात है। अगर आपको टाइम लगता है कि नहीं हमें तो क्लासेस नहीं देख पाते, टाइमिंग कम है हमारे पास, हम मॉड्यूल उठाए तो मॉड्यूल उठा लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन देखें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन देखें तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा यहां पर लीवर। क्या होगा जी? लीवर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर यहां पर स्प्लीन ऑप्शन में होता ना, स्प्लीन ऑप्शन में होता ना तो स्प्लीन करेक्ट आंसर होता। अगर स्प्लीन यहां पर ऑप्शन होता ना तो स्प्लीन करेक्ट आंसर होता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंजरी देखने को मिलती है ना लोअर फ्रैक्चर के अंदर, लोअर रिब फ्रैक्चर के अंदर अगर सबसे ज्यादा इंजरी देखने को मिलती है ना तो वो लीवर को देखने को मिलती है। किसको देखने को मिलती है? लीवर को देखने को मिलती है। अगर लीवर ऑप्शन होता तो फिर लीवर करेक्ट आंसर था। अगर लीवर के बाद लीवर ऑप्शन में नहीं था इसलिए अपन ने सॉरी स्प्लीन को सबसे ज्यादा होती है, सॉरी स्प्लीन को सबसे ज्यादा इंजरी होती है। अगर स्प्लीन ऑप्शन में होता ना तो स्प्लीन ही इसका करेक्ट आंसर होता। अगर यहां पर स्प्लीन नहीं है इसलिए लीवर मान लिया। अगर लीवर ऑप्शन में नहीं है, स्प्लीन ऑप्शन में नहीं है, इसके अलावा फिर किसको चुनेंगे? तो फिर यहां पर स्टमक भी हो सकता है, आपके स्टमक को भी इंजरी हो सकती है, याद रखिएगा। तो बेसिकली अगर अपन इंजरी की बात करें ना तो बेसिकली 2 ऑर्गन तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, 2 ऑर्गन तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। कौन कौन से? स्प्लीन और लीवर। सबसे ज्यादा इंजरी होती है आपके स्प्लीन को, सेकेंड इंजरी होती है आपके लीवर को, फिर आपके स्टमक को। बेसिकली यहां तक इंजरी आपको याद रखनी है, बाकी इनसे ज्यादा ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके मॉड्यूल्स के अंदर केवल 2 ही ऑर्गन मेंशन किए हुए हैं। पहला मेंशन किया हुआ है आपका स्प्लीन, दूसरा मेंशन किया है आपका लीवर। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो आपके मॉड्यूल्स के अंदर मेंशन किए हो ना वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप चाह रहे हो ना, आपके पास जो एक पीडीएफ है जो कि घूम रही थी, आप सबको पता होगा, आप सबको याद है पीडीएफ घूम रही है, ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी से जारी हुई थी या इग्नू किसी ने बनाई थी, वो पीडीएफ है चारों तरफ घूम रही है, आप सबने पढ़ लिया होगा, बिल्कुल अच्छी बात है पढ़ लिया होगा। लेकिन उसमें काफी सारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा करेक्शन भी है, काफी सारे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन भी है, तो एज इट इज ना पढ़े उसको। और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपके मॉड्यूल्स में भी नहीं है, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि आपके मॉड्यूल्स में भी नहीं है, इसीलिए फालतू उसको ज्यादा ना पढ़े। बाकी पढ़ लीजिएगा, ऐसी बात नहीं कह रहा मैं, नहीं पढ़ो, पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें काफी सारे क्वेश्चंस में करेक्शन है और काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो बाहर से हैं, यानी बाहर से मतलब आपके मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने मॉड्यूल्स पर और उस पर, तो आपको फर्क पड़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप कंटिन्यूअसली यहां पर बने होंगे जीवन एजुकेशन के साथ, और इसी तरीके से बने रहिए, आपको सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। और बहुत ही जल्दी यहां पर सिलेबस तो कवर हो ही गया है आपका, आज लास्ट सेशन है, इसके बाद आपका सिलेबस ऑल ओवर फिनिश हो गया है। 6 ब्लॉक बचा है, उसको अपन अदर सेशन के साथ एक साथ मोल्डेड करके ले लेंगे। अब हम इसके बाद जो प्रीवियसली ईयर के पेपर हुए हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको अपन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे को एक साथ अपन डिस्कस कर ले। जितना भी मोल्डेड है, मोल्डेड करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास टाइमिंग कम है। अपना एग्जाम है 25 फरवरी को, 25 फरवरी को हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो 25 फरवरी को एग्जाम है, स्पेशली राजस्थान सीएचओस का, तो कोशिश करेंगे सारा फिर से मोल्डेड कर दे। ब्लॉक तो मोल्डेड कर ही दिए, पेपर की रही बात तो पेपर को भी मोल्डेड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी नए जुड़ते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन को मिले। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया, लोअर रिब फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे ज्यादा इंजरी होती है आपके स्प्लीन को। देन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर लीवर आप आंसर लगा सकते हैं। हार्ट, कोलन, थायराइड कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, काफी इजी सा है, और प्रीवियसली ईयर के एग्जाम के अंदर, प्रीवियसली बीपीसी सेशन के पेपर के अंदर पूछा हुआ है एज अ टीज क्वेश्चन। एज अ टीज क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियसली बीपीसी सेशन के अंदर, आंसर आपको याद होना चाहिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है, रेबीज इम्यूनाइजेशन इज रिकमेंडेड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द रेबिड एनिमल। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा है, रेबीज इम्यूनाइजेशन की बात की गई है जी। रेबीज इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन बोले तो क्या सर? वैक्सीन। रेबीज इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन बोले तो सर वैक्सीन, वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। रिकमेंडेड फॉर द वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कॉन्टेक्ट विद द रेबिड एनिमल। मान के चलेगा कोई पर्सन है,
मान के चलेगा कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसको कुत्ते ने काटा, यहां पर डॉग ने बाइट किया, डॉग ने बाइट किया, ये फटाफट से हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल डॉक्टर ने इससे कहा फटाफट से हाथ बढ़िया तरीके से धो लिया, बढ़िया उसको सफाई कर दी उसकी, बढ़िया ठीक है, वाटर और सोप से सफाई कर दी, डिस्टिल वाटर से NH से सफाई कर दी उसकी। अब उसके बाद उसको वैक्सीन लगानी है, क्या करनी है जी, उसको वैक्सीन लगानी है, कौन सी वैक्सीन, ARV एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है। सबसे पहली बात बनती है आपकी एंटी रेबीज वैक्सीन होती क्या है, ARV होती क्या है, आपको याद होनी चाहिए। तो ये वैक्सीनेशन है, रेबीज के अगेंस्ट लगाई जाती है। अगर रेबीज कोई डॉग बाइट कर लेता है, कोई एनिमल बाइट कर लेता है तो ARV लगाई जाती है ताकि उसके अंदर रेबीज से प्रिवेंशन लिया जाए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी WHO ने भी इस बात को मेंशन किया है कि WHO ने भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर रेबिड कोई कांटेक्ट आता है, कोई पर्सन रेबिड एनिमल के कांटेक्ट में आता है तो उसको एक फिक्स टाइम पीरियड में वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, फिक्स टाइम पीरियड में वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, जो कि जनरली आपको याद होना चाहिए 0.5 ml IM रूट से 0.5 ml IM रूट से वैक्सीनेशन करवाया जाना चाहिए। कब कब, एक तो जिस दिन डॉग बाइट हुआ है, जिस दिन कुत्ते ने काटा है उस दिन 0 दिन पे, उसके बाद तीसरे दिन पे 3rd डेज पर वैक्सीनेशन करवानी है, उसके बाद 7th डेज पर वैक्सीनेशन करवानी है, उसके बाद 14 डेज पर वैक्सीनेशन करवानी है, उसके बाद 28 डेज पर वैक्सीनेशन करवानी है। इस शेड्यूल में वैक्सीनेशन करवाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज मोल्डेड करना चाहता हूं मैं सब कुछ मोल्डेड कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन बनना चाहता है सब कुछ मोल्डेड कर दूंगा, याद रखिएगा। तो 0.5 ml जो कि प्रीवियसली आपको याद रखना है, डाटा जो आपके मॉड्यूल में वही बता रहा हूं, ठीक है। 0.5 ml यहां पर अवेलेबल करवाई जाती है, IM रूट से लगाई जाती है, और पहले दिन जिस दिन डॉग बाइट हुआ है 0 डेज पर, फिर उसके बाद 3rd डे पर, फिर 7th डे पर, फिर 14 डेज पर, फिर 28 डेज पर क्या करवाई जाती है, इम्यूनाइजेशन करवाई जाती है। अब क्वेश्चन यहां पर ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन तो यहां पर ये पूछा था कि रेबीज जो इम्यूनाइजेशन करते हैं उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो देखिएगा रेबीज का जो कॉन्टेक्ट होता है, अगर कोई पर्सन मान के चलेगा हेल्दी पर्सन है और हेल्दी पर्सन रेबिड एनिमल के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। 0 कैटेगरी वहां पर होती नहीं है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, 0 कैटेगरी में वहां पर रखा नहीं जाता है, 0 कैटेगरी बेसिकली रखते नहीं है। बाकी इसके अंदर अगर कैटेगरी डिवाइड करते तो 1st कैटेगरी होती है, 2nd कैटेगरी होती है, 3rd कैटेगरी यहां पर होती है, ठीक है। तो याद रखें, अब 1st कैटेगरी में किसको रखा जाता है पहले बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, बाद में आंसर भी आपको याद रह जाए। चलेगा, यहां पर अगर 1st कैटेगरी की बात करें ना तो 1st कैटेगरी में उसको रखा जाता है जो कि डायरेक्टली क्या हुआ, उस एनिमल के कांटेक्ट में हुआ, एनिमल के कांटेक्ट में आया डायरेक्टली और केवल स्क्रीन डैमेज हुई है, केवल कांटेक्ट में आने के बाद केवल उसको क्या हुआ है, स्क्रीन इंटैक्ट रही है, डॉग ने कांटेक्ट किया है। मान के चले कुत्ते की बात करें, डॉग की बात करें तो डॉग ने उसको बाइट करने की कोशिश की है, डॉग ने उस पर्सन को बाइट करने की कोशिश की है लेकिन बाइट नहीं कर पाया, वहां पर उसकी पर्सन की स्किन जो है वो इंटैक्ट है, अभी पर्सन की स्किन क्या है, इंटैक्ट है, पर्सन की स्किन वहां पर डैमेज नहीं हुई है, स्किन यहां पर क्या है, इंटैक्ट है, याद रहे। चलेगा, अगर 2nd कैटेगरी की बात करें तो एनिमल के कांटेक्ट में पर्सन आया, एनिमल के कांटेक्ट में पर्सन आया और एनिमल ने यानी डॉग ने, कुत्ते ने उस पर्सन को काट लिया और काट लेने के बाद उसकी स्किन में एब्रेशन आ चुका है, स्किन यहां पर हट चुकी है, स्किन यहां पर इंटैक्ट नहीं है, उस पर्सन के स्क्रैच आ चुके हैं, उस पर्सन के अंदर क्या हो चुके हैं, स्क्रैच आ चुके हैं। अब स्क्रैच आ चुके हैं, एब्रेशन हो चुका है, उंड हो चुका है, क्या हो चुका है, उंड हो चुका है और वहां पर ब्लीडिंग हो चुकी है, ब्लीडिंग होने लगी है। अब्रेशन आया है, केवल खरोचे आई है, अब्रेशन आया है मतलब क्या है, खरोचे हुई हैं, याद रहे। तो उसको 2nd कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर 3rd कैटेगरी की बात करें ना तो इसमें सीवियर वाली बात हो जाती है कि एनिमल ने बहुत बुरी तरीके से काट लिया है, उस कुत्ते ने उस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से काट लिया है, और काट लिया है मतलब कि उंड हो चुका है वहां पर, बड़ा वाला क्या हो चुका है, उंड वहां पर हो चुका है, स्क्रैच वहां पर आ चुके हैं, स्क्रीन बिल्कुल ब्रोक हो चुकी है। तो अब देखिएगा यहां पर एक बात और मेंशन में आपको बता देता हूं, यहां पर एब्रेशन हुआ है, ब्लीड नहीं हो रही, सॉरी, यहां पर एब्रेशन हुआ है, स्क्रैच आया है लेकिन यहां पर ब्लीडिंग नहीं हुई है,
इस बात को आप हटा लीजिएगा, ब्लीडिंग इसके अंदर होती है। ऊंड बड़ा वाला ऊंड यहां पर होता है, याद रखिएगा, बड़ा वाला ऊंड यहां पर होता है, तो ब्लीडिंग यहां पर ही होती है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी में केवल कॉन्टेक्ट में आता है रेबाइड एनिमल, और रेबाइड एनिमल के कॉन्टेक्ट में आने पर अगर देखा जाए तो केवल और केवल स्क्रीन अभी यहां पर इंटैक्ट रहती है, केवल कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। केवल टचिंग हुई है, टच हुआ है, अभी वहां पर वुंड नहीं हुआ है, कोई एब्रेशन वहां पर नहीं हुआ है, कोई स्क्रैच वहां पर नहीं आया। ऐसी कंडीशन को अपन फर्स्ट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर बात करें तो पर्सन को स्क्रैच आ जाते हैं, पर्सन को क्या हो जाता है, स्क्रैच आ जाता है, लेकिन अभी भी ब्लीडिंग वहां पर नहीं हुई है, अभी भी ब्लीडिंग वहां पर नहीं हुई है। और अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें तो यहां पर वुंड हो जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या हो जाता है, ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लीडिंग भी यहां पर होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में थर्ड कैटेगरी, तो तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया। अब पहली कैटेगरी जो होती है ना, इसमें कुछ नहीं करते, वॉश करते हैं वुंड को, क्या करते, जो भी पार्ट है, जिस पार्ट में कांटेक्ट हुआ है डॉग का या एनिमल का, उस बॉडी पार्ट को वॉश करते हैं सोप एंड वाटर से, वॉश करते हैं सोप एंड वाटर से, ठीक है, बस इसमें इतना ही करते हैं। इसमें ना तो कोई वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है, ना कुछ जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। यहां पर वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसके अंदर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल यहां पर प्रोफाइलेटिक मेजर्स काम में लिए जाते हैं, केवल यहां पर प्रोफाइलेटिक मेजर्स यहां पर काम में लिए जाते हैं, याद रखिएगा, केवल प्रोफाइलेटिक्स मेजर्स यहां पर काम में लिए जाते हैं, याद रखिएगा। केवल वहां पर वुंड को अच्छी तरीके से, मतलब जो कॉन्टेक्ट पार्ट है उसको अच्छी तरीके से सोप एंड वाटर से धो लिया जाता है, बस। सेकंड कैटेगरी की अगर अपन बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो इस सेकंड कैटेगरी में आपका जो वुंड होता है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑपरेशन हुआ है, जो स्क्रैच वगैरह आए हैं, जहां पर ब्लीडिंग अभी नहीं हो रही है, तो वहां पर क्या होता है, जनरली अपन माइनर स्क्रैच यहां पर आता है, जनरली माइनर स्क्रैच यहां पर आता है, और जनरली उस पार्ट को क्या करते हैं, अच्छे से धो लेते हैं सोप एंड वाटर से, और यहां पर वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। किसकी वैक्सीनेशन की? तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या था जी? क्वेश्चन का आंसर यह था कि हमें क्या कर रहे हैं, रेबीज वायरस को, सॉरी रेबीज का जो पर्सन आया है हमारे पास, उसको इम्यूनाइजेशन रिकमेंड कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? इम्यूनाइजेशन हम रिकमेंड कर रहे हैं तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी में अपन ऐसे पर्सन को रखते हैं जहां पर वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है, वैक्सीनेट अपन उसको करते हैं। वैक्सीनेट कब कब करते हैं? 0 में करते हैं, 3rd पे करते हैं, 7th पे करते हैं, 14th पे करते हैं, और 28 पे करते हैं। 0.5 ml करते हैं, IM रूट से इसको एडमिनिस्टर करते हैं। अभी करंटली उसको थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड कैटेगरी की अपन बात करें ना, तो थर्ड कैटेगरी में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी एडमिनिस्टर करनी होती है। बाकी फॉलोइंग सभी काम करते हैं, वॉश करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, उसके अलावा भी यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन भी यहां पर रिकमेंड की जाती है। किस टाइप की वुंड के अंदर, किस टाइप की कैटेगरी के अंदर? थर्ड कैटेगरी के अंदर पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन भी एडमिनिस्टर या रिकमेंड की जाती हैं, याद रखेगा। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया हुआ है रेबीज पर्सन को, रेबीज पेशेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया हुआ है। तीनों कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए, तीनों कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरी देखेगा? फर्स्ट कैटेगरी जिसके अंदर केवल प्रोफाइलेटिक मेजर्स काम में लिए जाते हैं। सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर आपका वैक्सीनेशन वाला पार्ट आ जाता है, वैक्सीनेशन यहां पर करवाना पड़ता है। फोर्थ कैटेगरी में आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन यूज की जाती है, रिकमेंड की जाती है। याद रखें, दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि वैक्सीनेशन अपन रिकमेंड करते हैं तो कौन सी कैटेगरी में अपन पर्सन को रखा जाता है? तो सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन यूज कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन रिकमेंड कर रहे हैं, तो कौन सी कैटेगरी का पर्सन है? तो आपका आंसर जाएगा सर थर्ड कैटेगरी का पर्सन होगा, जिसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन यूज की जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेबीज पर्सन के अंदर 3 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी के अंदर इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है, सेकंड कैटेगरी के अंदर इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है, और थर्ड कैटेगरी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर की जाती है। क्या की जाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर की जाती है। याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में बोल रहा था वही क्वेश्चन आ गया है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन IG
इज रिकमेंड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कॉन्टेक्ट विद द रेबाइड एनिमल। चलेगा, आंसर फटाफट बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। भी बता दिया मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। चलेगा, कैटेगरी 0 जो कि होती नहीं है, ठीक है, हटा दीजिएगा। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। और उम्मीद है सभी को याद है, सभी को पता है। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है, फटाफट से बताइएगा। चलेगा, रेबीज के रिगार्डेड अगर इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो आपकी थर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल होता है। थर्ड कैटेगरी के अंदर ये शामिल होता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है आपको। थर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल करना है, क्योंकि इससे काफी बार पाला पड़ेगा आपको। चिंता क्यों कर रहे हो आप, आपको याद रखना है, क्योंकि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो। आपके पास काफी सारे कुत्ते काटे हुए आएंगे, काफी सारे लोग आएंगे जो डॉग बाइट करवा कर आएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गए हों यहां तक सारे क्वेश्चन। तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट अवेलेबल हैं, जो भी कैंडिडेट अभी क्लास देख रहे हैं, सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्ट्राइडर इज अ साउंड ड्यूरिंग द नॉइसी ब्रीथिंग प्रोड्यूस कॉमनली ड्यूरिंग। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है, स्ट्राइडर, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर पूछा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर पूछा हुआ है। स्ट्राइडर इज अ साउंड ड्यूरिंग द नॉइसी ब्रीथिंग। स्ट्राइडर क्या है, एक ऐसा साउंड है जिसमें म्यूजिकल और नॉइसी ब्रीथिंग आती है। तो प्रोड्यूस होती है, कब प्रोड्यूस होती है नॉइसी ब्रीथिंग, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है यहां पर इंस्पायरेशन के दौरान, सेकंड ऑप्शन है एक्सपायरेशन के दौरान, थर्ड ऑप्शन है एक्सपायरेशन के दौरान, और फोर्थ ऑप्शन है परस्पायरेशन के दौरान। चलेगा, आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉइसी ब्रीथिंग जनरली कब देखने को मिलती है, कब सुनाई देती है आपको नॉइसी ब्रीथिंग। चलेगा, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा। नॉइसी ब्रीथिंग या स्ट्राइडर जो देखने को मिलता है, जिसको म्यूजिकल ब्रीथिंग भी अपन कह सकते हैं। जनरली अगर बात करें ना, सीटियां मारती हैं, सीटियां मारते हैं, बिल्कुल वही बात है यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ना, तो ये जनरली देखने को मिलता है इंस्पायरेशन के दौरान। कब देखने को मिलता है, इंस्पायरेशन, जैसे ही पर्सन इंस्पायरेशन करता है तो स्ट्राइडर और नॉइसी ब्रीथिंग देखने को मिलती है। याद रखेगा, मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलती है, यहां पर देखने को मिलती है। और बाकी अदर जो मेडिकल कंडीशन है लाइक सीओपीडी है, वहां पर भी ये देखने को मिलती है। जो अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वहां पर भी देखने को मिल सकती है, अदर डिफिकल्टी वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जनरली अगर स्ट्राइडर की बात करें, केवल कॉमनली स्ट्राइडर की बात करें, तो स्ट्राइडर जनरली जो देखने को मिलती है वो आपको इंस्पायरेशन के अंदर देखने को मिलती है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया, जिसको फियर ऑफ वाटर कहते हैं, क्या होता है कॉमनली इन। हाइड्रोफोबिया जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया, और काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर एज इट इज पूछा हुआ है, हाइड्रोफोबिया इज कॉमनली सीन इन। हाइड्रोफोबिया जनरली कहां पर देखने को मिलता है, जिसको फियर ऑफ वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, फियर ऑफ वाटर। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है यहां पर इंसेक्ट बाइट के कारण से देखने को मिलता है, सेकंड ऑप्शन है यहां पर स्कॉर्पियो बाइट के कारण से, बिच्छू के काटने से देखने को मिलता है, थर्ड ऑप्शन है डॉग बाइट के कारण से देखने को मिलता है, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर स्नेक बाइट के कारण से, सांप के काटने से देखने को मिलता है। चलिएगा, आंसर बताइएगा, हाइड्रोफोबिया कब देखने को मिलता है। उम्मीद है सभी को याद होगा, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और ये दोनों ब्लॉक में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बार बार बोला हूं, हाइड्रोफोबिया अगर बात करें ना, तो रेबीज का क्लिनिकल फीचर होता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज यानी डॉग बाइट का क्लिनिकल फीचर होता है। जनरली क्वेश्चन यहां से ये पूछा हुआ है कि अगर इंडिया की बात करें ना, तो रेबीज जो पेशेंट देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा किसके कारण से देखने को मिलते हैं। आपका आंसर जाएगा सर डॉग बाइट के कारण से। मंकी बाइट मत लगा दीजिएगा, केट बाइट मत लगा दीजिएगा। बाकी जरूरी नहीं है कि कोई सा भी एनिमल हो सकता है, जरूरी नहीं है केवल कुत्ते के काटने से ही रेबीज हो सकता है, अदर एनिमल्स के काटने से भी रेबीज हो सकता है, अगर उनकी सलाइवा के अंदर क्या है, वायरस प्रेजेंट है तो। और इंडिया के अंदर मोस्टली डॉग बाइट के कारण से ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर केस, इसलिए डॉग बाइट मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर माना जाता है। और हाइड्रोफोबिया रेबीज का एक क्लिनिकल स्पेशल क्लिनिकल फीचर है, जो कि हाइड्रोफोबिया रेबीज के अंदर देखने को मिलता है, यानी फियर ऑफ वाटर देखने को मिलता है। जनरली किसके कारण से, डॉग बाइट के अंदर से देखने को मिलता है, डॉग बाइट के कारण से ये देखने को मिलता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेजा वायरस। चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये भी
आपके प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर पूछा हुआ इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेजा वायरस इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर, लेजा वायरस क्या कोज करता है, किसके रिगार्डेड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है यहां पर रेबीज के, सेकंड ऑप्शन है डिप्थीरिया के, थर्ड ऑप्शन है स्केबीज के, और फोर्थ ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस के। चलेगा, आंसर बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को याद होगा, क्योंकि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिगार्डेड फर्स्ट पेपर के रिगार्ड काफी अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया, काफी ज्यादा, और पूरा ब्लॉक है, पूरा पेपर मोल्डेड करके आपको दे दिया। उम्मीद है आपको याद होगा, याद होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। अगर ये सब कुछ क्वेश्चन आपको याद है ना, तो बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बता दूं, आपके मॉड्यूल से बाहर कोई एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता दूं। और मॉड्यूल्स के अंदर भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेगा, जो कि मैंने बनाकर आपको अवेलेबल करवा दे। बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा आपके जीवन एजुकेशन के क्लासेस से। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, या तो मॉड्यूल्स पढ़ लीजिएगा या जीवन एजुकेशन की क्लासेस पढ़ लीजिएगा, दोनों सिमिलर हैं। बिल्कुल कुछ टॉपिक है जो कि मैंने हाईलाइट नहीं किए, कुछ टॉपिक्स जो कि मैंने हाईलाइट नहीं किए क्योंकि उनके एग्जाम में आने के चांसेस कम हैं, इसलिए उनको हाईलाइट नहीं किए। बाकी सभी को मैंने मोल्डेड करके ले लिया। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेजा वायरस है जो कि रेबीज से रिगार्डेड है। लेजा वायरस है, जनरली रेबीज कोज करता है, रेबीज कोज करता है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा, मिड लाइन नेक स्वेलिंग इज कोल्ड, मिड लाइन नेक स्वेलिंग इज कोल्ड, क्या कहते हैं? अगर मिड लाइन नेक, गर्दन के अंदर स्वेलिंग हो रही है मिड लाइन में, एक मिड लाइन अपन खींचते हैं आपकी पूरी बॉडी को, एक सेपरेट पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिड लाइन आप लाइन खींचते हो, तो मिड लाइन नेक स्वेलिंग हो रही है, मिड लाइन और नेक के अंदर स्वेलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है? पहला ऑप्शन है थायरोग्लोसल सिस्ट अपन कहेंगे, सेकंड ऑप्शन है यहां पर गेंगलियन कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर डर्मोइड सिस्ट कहेंगे, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर लिपोमा कहेंगे। चलेगा, आंसर आपको बताना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको देना है फटाफट से। पहले आपको आंसर बताना है, फिर मैं करेक्ट आंसर भी बताऊंगा, इसके रिगार्डेड अदर जो जानकारी है वो भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? मिड लाइन नेक स्वेलिंग जनरली कहां पर देखने को मिलती है? आपका आंसर क्या रहेगा? चलेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? मिड लाइन स्वेलिंग जनरली कहां पर देखने को मिलती है? आपको आंसर आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, और जो भी क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं सेशन को लाइक शेयर करते हुए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, चलेगा, एक बार से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थायरोग्लोसल सिस्ट कहते हैं, मिड लाइन नेक स्वेलिंग को जनरली थायरोग्लोसल सिस्ट कहते हैं, याद रखेगा। अभी डायग्राम में आपको बता देता हूं, बिल्कुल मेंशन करवा देता हूं, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल बात करें अपन कि इस क्वेश्चन का थायरोग्लोसल सिस्ट आंसर है, तो थायरोग्लोसल सिस्ट में होता क्या है? चलेगा, आंसर देखिएगा एक बार से मैं डायग्राम आपको बता देता हूं। आप ही के मॉडल के अंदर बिल्कुल मेंशन है, आपके मॉडल आप उठाकर देखेंगे तो बिल्कुल आपको मेंशन होगा। देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये जो गर्ल्स आप दिख रही है, गर्ल्स आपको दिख रही होगी, देखिएगा डायग्राम आपको इजीली दिख पा रहा होगा। देखिएगा, मैं मेंशन करता हूं यहां पर, जस्ट अ मिनट। देखिए यहां पर ये देखिएगा, ये मिड लाइन अपन खींचते हैं, यहां से ये मिड लाइन अपन खींचते हैं, देखिएगा, देख पा रहे हो ना? बिल्कुल यहां पर मिड लाइन अपन खींच रहे हैं, तो देखिएगा यहां से देखिएगा ये पूरी मिड लाइन आपने खींची, पूरी मिड लाइन आपने खींची, मिड लाइन खींच रहे हो, तो यहां पर सिस्ट कहां पर बन रहा है? यहां पर सिस्ट कहां पर बन रहा है? ये आपका सिस्ट बन रहा है, यहां पर देखिएगा आपका सिस्ट बन रहा है, ये यहां पर दिख रहा है ना, मिड लाइन के बीचों बीच बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन को अपन थायरोग्लोसल सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? थायरोग्लोसल सिस्ट कहते हैं। आगे अपन देखें तो यहां पर मेंशन है, यहां पर मेंशन है, देखिएगा, नेक स्वेलिंग, मिड लाइन नेक स्वेलिंग दैट मूव विद द स्वेलिंग इज यूजुअली अराइजिंग फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। कहां से अराइज होती है? थायराइड ग्लैंड से। इट्स डक्ट, इसकी थायराइड ग्लैंड और इसकी डक्ट से ही अराइज होती है। दिस इज अ चाइल्ड in the picture has the midline cyst neck swelling since earlier childhood that occasionally flare and become the tender and red and warm. This is a
थायरोग्लोसल सिस्ट, याद रखेगा। रिक्वायर द सर्जिकल रिमूवल, जिसको रिक्वायर होती है सर्जिकल रिमूवल की। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अपने मॉड्यूल्स का पेज है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं 33 नंबर पेज है, 33 नंबर पेज है, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कौन सी, अगर मिड लाइन नेक स्वेलिंग देखने को मिलती है, मिड लाइन नेक स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो जनरली अपन कहेंगे उसको थायरोग्लोसल सिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे जी? थायरोग्लोसल सिस्ट कहेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, देखिएगा आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुझे पता है आरएचएस ऐसे क्वेश्चन जरूर डालेगा। आरएचएस स्पेशली राजस्थान सीएचओ की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका एग्जाम आ चुका है, क्योंकि मुझे पता है, जहां तक मुझे अंदाजा है, जहां तक मेरा आइडिया है, आरएचएस ऐसे क्वेश्चन जरूर डालेगा और 100% आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। कंटिन्यूअसली देखिए और कंटिन्यूअसली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो सारा ही है आपको, क्योंकि नौकरी का सवाल है यार, पढ़ना तो सारा ही चलेगा। सिंसिटर लंप इन द ब्रेस्ट सीन इन पस्ट, देखिएगा क्वेश्चन सिंपल से यहां पर पूछा है। जो सिंसिटर लंप होता है वो ब्रेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, सीन फर्स्ट, कब देखने को मिलता है, किस एज के अंदर देखने को मिलता है सिंसिटर लंप। चलिएगा आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है 25 to 30 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 30 to 40 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 15 to 21 ईयर्स और फोर्थ ऑप्शन है 40 to 55 ईयर। चलेगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। सिंसिटर लंप सीन इन विच ईयर, किस ईयर के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है। चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनरली ये 25 से लेकर 30 ईयर्स के अंदर जनरली देखने को मिलता है। 25 से लेकर 30 ईयर में जनरली ये देखने को मिलता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये सब कुछ आपके मॉड्यूल्स के अंदर एक बार मॉड्यूल उठाकर तो देखिए यार। कब से कहता हूं मैं, कब से कह रहा हूं, जब से आपके पास मॉड्यूल अवेलेबल करवाई गई है तब से कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी ने जब से मॉड्यूल्स दिए तब से कह रहा हूं, एक बार मॉड्यूल्स उठाकर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन के, ओस्टियोसार्कोमा इज नोन एज, ओस्टियोसार्कोमा को किस नाम से जाना जाता है या किसको ओस्टियोसार्कोमा के नाम से जाना जाता है। आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है बोन कैंसर को, सेकंड ऑप्शन है स्किन कैंसर को, थर्ड ऑप्शन है लिपोमा को और फोर्थ ऑप्शन है हेमेंजियोमा को। चलेगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है, फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा यहां पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर अपन देखें तो देखिएगा ओस्टियो किससे रिगार्डेड है, ओस्टियो जनरली बोन से रिगार्डेड है, सार्कोमा मतलब कैंसर, तो ओस्टियो रिगार्डेड मतलब कि बोन और सार्कोमा मतलब कि कैंसर, तो बोन कैंसर से रिगार्डेड है। किससे रिगार्डेड है? बोन कैंसर से रिगार्डेड है, याद रहे, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा आगे बढ़ते, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं मिशन एजुकेशन ऐप पर, अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया ना तो मिशन एजुकेशन ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है। अगर चाहते हैं टेस्ट देना तो दे सकते हैं, वहां पर इजीली आप टेस्ट दे सकते हैं, उसका सारा अपडेट वहां पर आपको मिल जाएगा, एक बार से जरूर विजिट कीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा क्लाइंट एजुकेशन शुड बी इंक्लूड मिनिमाइज द क्लाइंट डिस्कंफर्ट ड्यू टू द हेमरोइड, नर्सिंग मैनेजमेंट शुड बी इंक्लूड। देखिएगा मान के चलेगा कोई पेशेंट आपके पास है, मान के चलेगा कोई पेशेंट आपके पास है और पेशेंट को क्या हो रखा है, हेमरोइड हो रखा है। हेमरोइड बोले तो पाइल्स हो रखा है, पेशेंट को क्या हो रखा है, हेमरोइड हो रखा है, और हेमरोइड बोले तो उसको पाइल्स हो रखे, और पाइल्स हो रखे हैं तो उस पर्सन को आप क्या एजुकेशन देंगे कि उस पर्सन को जो डिस्कंफर्ट हो रहा है उस हेमरोइड के कारण से वो मिनिमाइज किया जाए, वो कम से कम उसको हो, तो क्या एजुकेशन आप उसको देंगे। पहला ऑप्शन देखेगा अवॉइड स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग द डेफिकेशन, आप उससे कहेंगे कि आप डेफिकेशन करते हैं तो जो स्ट्रेचिंग आप करते हैं उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑप्शन है सजेस्ट टू ईट लो रफ डाइट, लो रफ डाइट की बात करेंगे उससे, यूज ऑफ सीड्स बाथ फॉर 30 मिनट्स, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर एडवाइज टू वियर
अंडर गारमेंट। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के जो सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या एजुकेशन देंगे आप ऐसे पर्सन को जिसको हेमरॉइड हो रखा है, पाइल्स हो रखा है और उसको डिस्कंफर्ट हो रहा है? उसके डिस्कंफर्ट को मिनिमाइज करना है आपको, उसके डिस्कंफर्ट को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए आप क्या एजुकेशन देंगे उस पर्सन को? आंसर देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा। यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पेशेंट को सबसे पहला काम आप करेंगे कि उनसे कहेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि आप जब भी डेफिकेशन करते हो, जब भी स्टूल पास आउट करते हो तो आपको स्ट्रेचिंग नहीं करना है, स्ट्रेचिंग को अवॉइड करना है। क्योंकि स्ट्रेचिंग आप करेंगे ना तो उससे ज्यादा आपको डिस्कंफर्ट होगा, उससे ज्यादा आपको पेन होगा और उससे डिस्कंफर्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए उस पर्सन को, हेमरॉइड पर्सन को हम कहेंगे कि आपको जब डेफिकेशन करते हैं तो उस टाइमिंग में आपको क्या नहीं करना है? स्ट्रेचिंग नहीं करना है, स्ट्रेचिंग को अवॉइड करना है। अगर स्ट्रेचिंग को आप अवॉइड करेंगे तो आपको ज्यादा डिस्कंफर्ट वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छी एडवाइस वहां पर क्या देंगे कि डेफिकेशन के टाइमिंग में आपको क्या करना है? स्ट्रेचिंग अवॉइड करना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है 37 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, विच पोजिशन वुड बी आइडियल फॉर द क्लाइंट इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर हेमरॉइडेक्टोमी। देखिएगा हेमरॉइडेक्टोमी, देखिए सिंपल सा क्या प्रोसीजर है, आप सबको पता है हेमरॉइडेक्टोमी क्या होता है। जनरली एक ऐसा पर्सन है जिसको हेमरॉइडेक्टोमी हुई है, यानी हेमरॉइड, पेशेंट को जो हेमरॉइड थे यानी पाइल्स थे उसका ऑपरेशन हुआ है और पोस्ट ऑपरेटिव में वो आया है, यानी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो है, ऑपरेशन हो चुका है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो है। तो उस पर्सन को कौन सी पोजीशन आप प्रीफर करेंगे, कौन सी आइडियल पोजीशन उस पर्सन के लिए आप देंगे? उस पोजीशन का नाम आपको बताना है कि कौन सी पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे। आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है यहां पर ट्रेंडेलनबर्ग, सेकंड ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, थर्ड ऑप्शन है साइड लाइंग पोजीशन और फोर्थ ऑप्शन है हाई फॉउलर पोजीशन। चलेगा, बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? कौन सी पोजीशन अवेलेबल करवाएंगे पर्सन को, कौन सी पोजीशन अवेलेबल करवाएंगे उस पर्सन को जिसको अभी हेमरॉइडेक्टोमी हुआ है, हेमरॉइड का इंफेक्शन, सॉरी हेमरॉइड का ऑपरेशन हुआ है। चलेगा, चलिए यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। साइड लाइंग पोजीशन जनरली देंगे, साइड लाइंग पोजीशन जनरली पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, याद रखेगा साइड लाइंग पोजीशन पेशेंट को जनरली प्रोवाइड करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलेगा, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है लेग्जेटिव एज अ फाइबर यूज। देखिएगा लेग्जेटिव जनरली यूज किए जाते हैं और फाइबर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो किस पेशेंट के अंदर ऐसा करते हैं? पहला ऑप्शन यहां पर ओस्टियोसार्कोमा के अंदर ऐसा करता है, पाइल्स का कोई पेशेंट है उसके अंदर करते हैं, ब्रेस्ट माउस उसका हो रखा है तो उसको करते हैं, उसके अलावा थायरोग्लोसल सिस्ट हो रखा है तो उसके अंदर करते हैं। लेग्जेटिव को एज अ फाइबर यूज करते हैं, किस पेशेंट के अंदर करते हैं? जनरली आप सबको पता है लेग्जेटिव, और जनरली कंडीशन के बारे में भी आप जान रहे हो जनरली क्या है। देखिएगा यहां पर थायरो मिड लाइन नेक स्वेलिंग है, इसके अंदर नहीं करते हैं, माउस ब्रेस्ट माउस के अंदर नहीं करते, ओस्टियोसार्कोमा बोन से रिगार्डेड है, पाइल्स के अंदर जनरली करते हैं। याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेग्जेटिव एज अ फाइबर यूज किया जाता है पाइल्स के अंदर। हेमरॉइड अगर किसी पर्सन को है तो उसके अंदर लेग्जेटिव को एज अ फाइबर के रूप में यूज किया जाता है। याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, स्पिंक्टरेक्टोमी हुआ है, स्पिंक्टरेक्टोमी हुआ है, सर्जरी हुई है, यूज द ट्रीट किसके लिए यूज करते हैं? स्पिंक्टरेक्टोमी जो होता है, स्पिंक्टर जो होते हैं ना कुल मिला के, एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्पिंक्टर्स होते हैं जनरली किसके लिए यूज करते हैं? आंसर आपको देना। पहला ऑप्शन यहां पर हील एन एनाल फीसर, सेकेंड ऑप्शन है हील पेरोटिड ट्यूमर, सेकेंड ऑप्शन है ब्रेस्ट ट्यूमर, थर्ड ऑप्शन है यहां पर सिस्टिक हाइग्रोमा। चलिएगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पिंक्टरेक्टोमी सर्जरी जनरली किसके लिए यूज करती है? तो जनरली आप सबको पता है स्पिंक्टर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। आपका आंसर जाएगा सर एनाल फिशर को हील करने के लिए, हील एंड एनाल फिशर, इसके लिए जनरली स्पिंक्टरेक्टोमी सर्जरी काम में ली जाती है। उम्मीद है याद होगा, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद रखना चाहिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 40 नंबर, द मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो जनरली हर्निया देखने को मिलता है, हर्निया जानते हो ना, हर्निया मतलब है एब्डोमिनल ऑर्गन का अपनी कैविटी छोड़कर दूसरी की कैविटी में चला जाना, अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में कब्जा करना, वो हर्निया होता है। जनरली आप जानते होंगे इस बात को, तो क्या समझाना चलेगा। हर्निया जनरली फीमेल के अंदर कौन से टाइप का हर्निया देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का हर्निया कौन सा देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है फीमोरल हर्निया, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, थर्ड ऑप्शन है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, और फोर्थ ऑप्शन है ऑब्टूरेटर हर्निया। चलिएगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलता है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, और उम्मीद करता हूं काफी अच्छी तरीके से आपको आज की क्लास काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका ब्लॉक फिनिश होने के बाद आपका पेपर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो सेशन को एक बार से लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे सब पढ़ ले, ये मेरा टारगेट है कि सभी तक क्वेश्चन पहुंच जाए। तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ, इसी तरीके से कंटिन्यू स्टडी करते रहे और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक शेयर करना है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, बार बार विजिट करता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे और कंटिन्यू आप इसी तरीके से स्टडी करते रहे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।